सभी श्रोताओं को नमस्कार। संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज के 7वें एपिसोड में नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के 75वें वर्ष के अवसर पर एनएफआई द्वारा एक अभियान संचालित किया जा रहा है, संविधान से हम। यह पॉडकास्ट सीरीज इसी अभियान का एक हिस्सा है। मैं हूँ राधिका और इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य के बारे में, बंधुता, जिसको फ्रेटर्निटी भी कहते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोगलन भारती। मोगलन ने दिल्ली में रहकर एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई की है। पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं मोगलन। इनका बहुत सारा रिसर्च और काम सामाजिक परिवर्तन और विकास, सोशल चेंज और डेवलपमेंट के आसपास रहा है। मोगलन की विशेष रुचि दलित राजनीति और भारतीय समाज में इसके मानक विमर्श में भी रही है। फिलहाल अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मोगलन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एनएफआई में बधाई के पात्र हैं कि ये संविधान श्रृंखला जो आपने चलाई है, काफ़ी मैं देख रहा था इसको, जो लिंक हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मेरे से पहले भी हुए हैं और मेरी उम्मीद है कि आज मैं भी कुछ ऐसी बात कर पाऊँ और जो और लोग जो उसको फॉलो करते हैं वो उससे कुछ दे कुड गेन समथिंग आउट ऑफ इट। तो या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोगलन आने के लिए। बातचीत हम आज की शुरू करते हैं फ्रेटर्निटी, बंधुता के बारे में। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो फ्रेटर्निटी वर्ड है इंग्लिश का, इसका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच भाषा में है, फ्रेटर्निटी वर्ड से, और जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इमर्ज हुआ। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी है, उसका क्या मतलब है? देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेटर्निटी, जैसा आपने बोला, जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन फ्रेटर्निटी, ये आया एक पॉलिटिकल स्लोगन के तहत। और डेफिनेटली बहुत सारे विद्वानों का मानना है, राजनीतिक शास्त्रियों का और विद्वानविद का मानना है कि उस जैसे ही ये जो हमें जो ये नारा मिलता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो जो फ्रेंच में दिया गया है, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के समय, उस समय से एक आधुनिक राजनीति का एक उदय होता है। तो वहां से एक पूरा टर्न होता है, जिस तरह से हमारी राजनीति इवॉल्व होती है उसके बाद। लेकिन फ्रेटर्निटी को एज अ कॉन्सेप्ट, बंधुत्व को जो पूरा एक शाब्दिक एक पूरा जो फिलॉसफी है, फलसफा है, वो सिर्फ फ्रेंच आंदोलन से नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति से नहीं। हम देखेंगे कि ये ग्रीक पीरियड में भी, उस दौर में भी, वहाँ के समय जो फिलोसफर्स थे, ग्रीक विज्ञान शास्त्री जो थे, उनके समय में भी इसका एक पूरा एक इस पे एक प्रकाश डाला गया है। खासतौर से अगर प्लेटो की राइटिंग और एरिस्टोटल की राइटिंग्स को हम देखें, तो एक फ्रेंडशिप का एक उस पे जोर है। और फ्रेंडशिप को अगर हम अपनी भाषा में बात करना चाहें समझने के लिए, तो वो मैत्री हो सकती है और वो एक तरह से बंधुत्व का ही एक वो आयाम है। लेकिन क्योंकि वो एक अलग संस्कृति से आ रहा है, तो वहाँ पे एक दूसरा शब्द उसके लिए यूज किया गया है। तो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए, एक राजनीतिक जो हमारा समाज है, उसका एक एक अभिन्न जो एक ग्लू है जिससे वो जुड़ता है, वो एलिमेंट जो है, वो जो पदार्थ है, वो जो जो मटेरियल है, वो उसमें बंधुत्वता का, मैत्रीयता का, फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि ये सब कहने के बावजूद भी ग्रीक पीरियड बहुत ज्यादा समतावादी नहीं था। इट वाजंट अ वेरी इगलिटेरियन सोसाइटी। स्लेवरी वहां पे डिफेंडेबल थी और विमेन वर नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। औरतों को और स्लेव्स को बाहर खाया था उससे, और नागरिक वही था, वो एक पुरुष ही होता था, और उसमें भी एक अभिजात वर्ग का पुरुष होता था। तो वो सब एक कॉन्टेक्स्ट में रख के, मतलब समझते हुए भी, हमारे बहुत सारे आज के जो राजनीतिक जो कॉन्सेप्ट हैं, उनका उदय ग्रीक पीरियड में ही हुआ है। हमारी जो फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूज हुआ है, उसका एक, ऑन वन हैंड, एक तो उसका जुड़ाव सीधे सीधे फ्रांसीसी क्रांति के नारे से ही है कि हम एक आधुनिक परिवेश में हम आ गए हैं, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे गणतंत्र है। हम अब हम राजशाही के समय में नहीं है, हम लोक सत्ता है, लोकशाही है। इसमें कुछ कुछ वैल्यूज हैं, इसमें कुछ मूल्य हैं जिनको हमें ना सिर्फ फॉलो करना है, अपनाना है, बल्कि उसको हमें एक संविधान के जरिए उसको हमें उनको क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाने के लिए वन हैज टू ले डाउन सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। तो उसमें वो उस तहत भी वो काम करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, बंधुत्व का जो पूरा आइडिया आया है, इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। थैंक यू मोगलन। अब
मुझे लगता है कि बंधुता जिसको भाईचारा भी बोलते हैं हम, जी, भारत जी। में भाईचारा एक जी, बहुत जी। पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी मुझे लगता है। जैसा आपने बताया कि ग्रीस में और फ्रांस में और फिर जब हम भारत में आते हैं तो एक बहुत कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी जुड़ जाता है बंधुता के साथ। तो जब संविधान बन रहा था और लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ फ्रेटर्निटी को भी रखा गया, बंधुता को, तो उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था तब क्या सेंटिमेंट रहा होगा असेंबली जो भी लोग जुड़े हुए थे संविधान बनाने में उनका? हुँ, 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 हुँ। हालाँकि भाईचारा ज़रूर है ये फ्रेटर्निटी और बंधुत्वता, लेकिन सिर्फ़ भाइयों तक सीमित नहीं है। इसका ओवरऑल मीनिंग एक सिस्टरहुड भी है। हुँ, जैसे कि हम बहुत सारे जो फिलोसोफर्स को, दार्शनिकों को पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर लोग ख़ास तौर से राजनीतिक फिलॉसफी में, पॉलिटिकल फिलॉसफी के थॉट्स में, वो लोग दे विल ऑलवेज़ यूज़ वर्ड मैन। हुँ, अब अब क्योंकि हम मॉडर्न समय में इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस टाइम में हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें मान के चलना चाहिए कि वो लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। तो राइट। उस तरह से फ्रेटर्निटी का जो हमारा जो इस्तेमाल है, हमारे संविधान में जो इस्तेमाल हुआ है इस आइडिया का, इस मूल्य का, वो डेफ़िनेटली वो अक्रॉस द जेंडर है, वो सभी के लिए है। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात इस पे क्यों ज़ोर दी गई कि हमारे संविधान में एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल की तरह उभर के आए बंधुत्वता का जो पूरा एक मूल्य है, उसकी जो हमारा जो गणतंत्र जो एक एक अपना जो एक मूर्त रूप ले रहा था हुँ, 1940 से लेके वो पूरा दशक जो है 40 का दशक जो है, उसमें उसी दौर में उसके जितने भी हमारे पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उसके चलते हम लोग अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा में बहुत सारे चीज़ों की बहस होती है, क्या-क्या रहेगा आगे संविधान में, क्या-क्या नहीं रहेगा। उन सब के समय और हम देख रहे हैं देश का एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक एक विभाजन भी होता है। राइट। वी मूव टू द पॉलिटिकल दिस इज़ पार्टीशन ऑफ द कंट्री, दिस कॉन्टिनेंट। तो इस सब के बैकड्रॉप में हमारा संविधान एक नई मूर्त रूप ले रहा है। तो जो हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है संविधान की रूपरेखा बनाने में, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक निर्णायक भूमिका ज़रूर रही है और भी लोग उसमें शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम बहस-मुहावसे में पूरा शामिल होके उसे एक मूर्त रूप देने की कोशिश करी है। तो सबसे पहली ज़रूरत थी हमारे नई सरकार की, नए देश की, नए गणतंत्र की, कि हमें ऑन वन हैंड वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कियोस्क चल रहा है। पार्टीशन के आफ्टरमैथ में वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है। अब मैं नहीं जाऊँगा उसमें बहुत सारी वजह है उसकी। लेकिन जो सामने फैक्ट जो हैं इसको डील करना है। और ऑन द अदर हैंड क्योंकि हमारा जो समाज है, वो बहुत ही गैर बराबर समाज है। सामाजिक विषमताएँ बहुत हैं। और अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इस तरह से नीचे से नहीं आई है। कि हुँ, एक आंदोलन चला हो और हमें एक व्यक्तिवादी जीवन के लिए हमें आज़ादी चाहिए, समता चाहिए, उस तरह के नारे हमारे यहाँ से नहीं हुए। हुँ, तो ये पूरा जो एक लोकतंत्र का एक पूरा जो ढाँचा है, जो वो पूरा पश्चिमी सभ्यता या कह लीजिए पश्चिमी लोकतांत्रिक जो ट्रेडिशंस जो परंपराएँ हैं, उससे आ रहा है ये। हुँ, वो गलत है, सही है, उसकी बात नहीं है। लोकतंत्र आज की तारीख में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो लोकतांत्रिक अ, मूल्यों को उठाता नहीं है या ओन नहीं करता है। भले ही वो कहे रियलिटी में डिक्टेटोरियल हो या ऑटोक्रेटिक हो, लेकिन बोलेगा ज़रूर कि मैं लोकतांत्रिक हूँ। हुँ, तो ये एक ऐसी वैल्यू है, इस पे हम किसी सभ्यता का या किसी देश का चस्पा लेबल नहीं लगा सकते। तो हिंदुस्तान ऐसा समाज था जहाँ पे वो नीचे से ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत कमी थी। हुँ, और ऐसे समाज के ऊपर हम एक संविधान दे रहे थे जिसके अंदर समता पर इक्वालिटी और लिबर्टी स्वतंत्रता पर इन सब पे बहुत जोर दिया गया था। तो इसको सिर्फ रूल्स लगने से नहीं होगा, हमें इसके साथ साथ लोगों के अंदर एक बंधुत्वता की भी एक जरूरत है ताकि लोग समझें और साथ आए। तो टू बेसिकली टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फीलिंग अमंग द पीपल हु आर नॉट डेमोक्रेटिक एज सच, तो उसके लिए ज़रूरत थी कि हम संविधान में ये चीज़ बिल्कुल फॉर्मल तरीके से ये प्रिंसिपल लेके आए। तो इस ये समझदारी थी। और दूसरी बात एक ये भी है कि अ, हमारा देश जिस तरीके से हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, हुँ, अब हिस्टोरिकली तो हम पूरे सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे। हुँ, ये जो पूरा भारतीय भूभाग है जो आज आके अलग-अलग उसमें देश भी निकले हैं। तो एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन चलते हमारे यहाँ तमाम तरह के लोग हिस्टोरिकली आए हैं, एंटीक्विटी पीरियड से ही आए हैं।
हुँ, और अगेन उस डिटेल में ना जाते हुए, वो कालांतर में मॉडर्न टाइम्स में वो धीमे-धीमे सब यहाँ सेटल भी हुए। तो वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ एथनिसिटी, race, diversity of different tribes, different culture, different languages. तो एक अभूतपूर्व मिश्रण हमारे पूरी जनसंस्कृति में देखने को मिलता है, जिसमें जिसके चलते एक तरह का कल्चरल यूनिटी भी निकल के आती है, जिसके बारे में अम्बेडकर बात करते हैं अपनी आर्टिकल कास्ट इन इंडिया में। और एक तरह का एक डिफरेंस भी निकल के आता है कि लोग दूसरे को एक अपने आप को डिफरेंट फील करते हैं। हुँ, इसमें मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ कल्चरल लेवल बात चल रही है। हुँ। तो उनको जोड़ के रखने के लिए भी हमें एक एक फिटरनल आइडिया, एक पॉलिटिकल फिटर्निटी का आइडिया हमें लोगों में ले जाने की जरूरत है। तो वो हो जाएगा पॉलिटिक्स के थ्रू, वो राजनीति के थ्रू ही जाएगा प्रोसेस से, लेकिन आपका संविधान आपको इस बारे में बताता है और आपको एम्पावर करता है। वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही रेडिकल और बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया, कि वो सिर्फ फॉर्मल नहीं है, उसमें एक होप भी देता है कि बिना फ्रेटर्निटी के मॉडर्न पॉलिटिकल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अपने आप में फ्लोरिश करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपने बोला पॉलिटिक्स के थ्रू जो बंधुता की ये फीलिंग है, ये लोगों तक जाएगी, कैसे? बेसिकली I'm इसको curiosity समझने के out लिए of आपको curiosity थोड़ा I'm थोड़ा asking सा हाँ। मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा समझने के हुँ, लिए कि फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट जो हम आज समझते हैं, जिसके जहाँ हुँ, से ब्रदरहुड भाईचारा जो आता है, ये बेसिकली क्रिश्चियन फिलोसफी है। हुँ, तो ग्रीक पीरियड के बाद द आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप, ये जो मैत्रिता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी तभी एक संपूर्ण पॉलिटिकल सोसाइटी रहेगी, हमारा राजनीतिक समाज एकता में रहेगा और यूनिक रहेगा, जब हमारे अंदर प्रगाढ़ संबंध होंगे। वो संबंध सिटीजनशिप पे ही बेस्ड हैं, लेकिन सिटीजनशिप के अंदर, नागरिकता के अंदर लोग एक दूसरे से वैमनस्य नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। हुँ, वो एक रिपब्लिक के अंदर पॉसिबल है, तो हम फ्रेंडशिप पे जोर देंगे, मैत्रिता पे जोर देंगे। ये चीज होते होते जब हम देखते हैं मिडिल पीरियड में, जब क्रिश्चियनिटी का पूरा प्रसार हो रहा है, ईसाई धर्म का प्रसार हो रहा है, तो उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो समझदारी है फ्रेटर्निटी की, वो एक उसमें एक रिलीजियस ओवरटोन्स है, वो एक धार्मिक एक नजरिया है कि हम सब एक हैं प्रॉफिट के निगाह में, हुँ, हम सब उस भगवान की निगाह में एक हैं, उसी के हम मिरर इमेज हैं, और हमें हुँ, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हुँ, क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म की भी अलग अलग डिनोमिनेशन है, उनमें आपस में कई सारे डिफरेंसेस भी हैं, उनकी डिबेट भी हुई है, लेकिन सब में आपस में एक एग्रीमेंट है कि फ्रेटर्निटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल प्रिंसिपल विच कीप्स अ सोसाइटी टुगेदर। हुँ, लेकिन ये जो एक साथ करने का जो मामला है समाज को, वो थोड़ा सा धार्मिक परिप्रेक्ष्य में है, वो सेकुलर नहीं है उस तरीके से। उसमें जो एक अर्जेंसी जो आ रही है कि लोग को एकजुट रखने के लिए धर्म की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि उस समय जिस जो पूरा क्रिश्चियनिटी का पूरा जो एक प्रभाव जो है सामाजिक विचारों पे, उस समय स्टेट का ऐसे कोई निर्णायक भूमिका नहीं थी। हुँ, राज्य जो थे वो पोप की, जो पोप का जो पूरा एक रोमन पोप का जो सीट था, इट वाज ऑल वेरी पावरफुल। और पोस्ट एनलाइटनमेंट वो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च जो हुआ है, ये उससे पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो फ्रेटर्निटी का आइडिया एवोल्यूशन इज डीपली इम्ब्यूड इन मोरल फिलोसफी। उसमें नैतिक मापदंड बहुत हैं जो धार्मिक कारणों से आते हैं। हुँ, लेकिन हम इसमें जो एक ब्रेक आया है, जिसमें एक जो एक अगला पड़ाव जो आता है, वो फ्रांसीसी क्रांति से आता है, जहाँ पे हुँ, आप एनलाइटनमेंट के चलते लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी परंपराओं को सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो उसमें फेमिनिज्म की भी धारा भी आ रही है, उसमें एक रैशनलिज्म की एक धारा आ रही है, उसमें पोइट्री में नए नए काम चल रहे हैं, नई नई कविताओं में काम चल रहे हैं, हुँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक क्रिटिक आ रहा है। तो इन सब में एक पूरा एक नया एक एनर्जी, लोग हर एक चीज एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि राज्य और चर्च का जो रोल है, दोनों में हुँ, एक सेपरेशन बड़ा जरूरी है। राज्य को एक निर्णायक भूमिका ऑटोनोमस अपने आप में मिलनी चाहिए, उस पर धर्म का कोई इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जो आया है वैल्यू, ये बेसिकली इट्स अ सेक्युलर कॉन्सेप्ट। नाउ यू सी, इस तरह का एक धर्मनिरपेक्ष मूल्य, जो वैल्यू है, जो फ्रेटर्निटी में हम देखते हैं, बंधुत्वता में देखते हैं, इसको आप तभी ही हासिल कर पाएंगे जब वो पॉलिटिकल हो। उससे मेरा मतलब ये है कि आप उसको लोगों के बीच में लेके जाएंगे,
वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू, सामाजिक आंदोलन के ज़रिए लोगों को उसकी महत्ता आप बताएँगे, तभी वो एक वैल्यू के तरीके से लोग उसे आत्मसात कर पाएँगे, इंटरनलाइज़ कर पाएँगे। क्योंकि हमारा जो समाज है, वो जैसे मैंने बताया आपको पहले, इसमें सामाजिक विषमताएँ बहुत हैं हुँ, और अलग-अलग संस्कृतियाँ भी हैं, लोगों के अलग-अलग हुँ, मायने हैं। और इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धर्म का भी एक लेवल पे बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पे रहता है। और धर्म में कई बार एक ज़रूरी बन जाता है कि लोग आपस में डिसोसिएट करते हैं दूसरे से। हुँ, तो ऐसे समाज में आप वो फ्रेटर्निटी तभी आप लोगों में बंधुता तभी आप ला पाएँगे जब वो एक मतलब वो एक पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन का ज़रिया हो। मतलब हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे यहाँ जो राजनीति होती है, अलग-अलग राज्यों की हो गई या हमारे केंद्र की हो गई, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कम से कम ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि बंधुत्वता बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल नागरिकता पे कोई सिर्फ़ सवाल खड़ा नहीं करता है हुँ, और वहाँ आके नागरिकता बहुत सारी पॉलिटिक्स हो जाती है, हुँ, जो एक अलग विषय रहेगा। लेकिन उसी तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि बंधुत्वता भी एक सार्वजनिक यूनिवर्सल वैल्यू है, हुँ, जो बहुत ज़रूरी है, सेंट्रल है एक मॉडर्न रिपब्लिक के सर्वाइवल के लिए। हुँ, स्पेशली ऐसे देश के लिए जहाँ पे बहुत सारी सामाजिक विषमताएँ हैं और गैर बराबरियाँ हैं, सोशल इनइक्वालिटी है। उस देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ लिबर्टी और इक्वालिटी पे ज़ोर ना दें, हम फ्रेटर्निटी पे भी ज़ोर दें। अ, ये और ये तो मतलब मुझे लगता है कि स्टेटेड फैक्ट है, अम्बेडकर साहब ने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, तो ये स्टेटेड फैक्ट है कि आपकी सोसाइटी अनइक्वल है। हुँ, आप हुँ। सब यहाँ बराबरी है और सब ठीक है और अब हम यहाँ से कुछ शुरू करेंगे, वैसा नहीं है और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं है। जी, वो जी। सब बातों को ध्यान रख के ही कि अलग-अलग तरह का डाइवर्सिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं सोसाइटी में, उसी को एक्नॉलेज करते हुए ही सारी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और जो आर्टिकल्स हैं, सब कुछ उसी के हिसाब से ही हुआ है। जी, जी, जी। तो मुझे अब ये बताइए कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी हम तीनों इकट्ठे बात करते हैं। समानता, स्वाधीनता और बंधुता। और अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अम, आपको बंधुता तब तक समाज में जब तक बंधुता नहीं आएगी तब तक आपको समानता और स्वाधीनता भी नहीं मिलेगी। आप जो मर्ज़ी कर लें जब तक बंधुता की फीलिंग नहीं होगी, जब तक फ्रेटर्निटी नहीं होगी एक-दूसरे से तब तक इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर ऑफ नो यूज़। तो क्या क्या इन तीनों के बीच का वो है रिलेशनशिप? सी अ, इससे पहले कि मैं इस सवाल को डायरेक्टली एड्रेस करूँ, एक जो और चीज़ है, हमारे यहाँ एक टर्म बहुत यूज़ करते हैं लोग और काफ़ी वो चलन में भी है, सॉलिडैरिटी, राइट। सहयोग। हुँ, अलग-अलग मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे मैं आपका सहयोग करता हूँ। आई एम इन सॉलिडैरिटी, आई स्टैंड सॉलिडैरिटी विद यू। सॉलिडैरिटी एक लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी से निकल के आया है, जिसका एक राजनीतिक मूल्य भी है। सॉलिडैरिटी और फ्रेटर्निटी में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। हम अभी भी सॉलिडैरिटी गूगल पे भी कल हम लोग जब शुरू की तैयारी करनी तो जी, फ्रेटर्निटी जी। का मतलब खोलिए तो वो यही या तो फ्रेंडशिप या सॉलिडारिटी या तो दोस्ती या सॉलिडारिटी। हाँ, तो हुँ, इसमें दोनों ही बहुत ही यूनिक किस्म के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं। हुँ, हालाँकि सॉलिडैरिटी शुड नॉट बी सीन एज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। हुँ, वो एक न्यूट्रल एक वैल्यू टाइप का वर्ड है, जहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हुँ, तो उसमें आप साथ खड़े हैं, वो स्टेटस को चैलेंज नहीं करता है। हुँ, फ्रेटर्निटी वो करती है। फ्रेटर्निटी की पहली शर्त है हुँ, कि जो फ्रेटर्निटी के जो हिस्सा हैं, जो नागरिक हैं, आपस में जो बंधुत्वता का एक फ़ील लाना चाहते हैं, फ्रेटर्नल रिलेशंस कायम करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहली शर्त है कि दैट यू मस्ट ट्रीट ईच अदर एज़ इक्वल। हुँ, आप बराबरी से सबके साथ रिश्ता रखेंगे। तो वो बराबरी से रिश्ता रखना एक ऐसे समाज में जो गैर बराबर है, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टास्क है। आप उसे हुँ, कैसे करेंगे? तो अम्बेडकर की बात आपने करी कि अगर फ्रेटर्निटी आप नहीं ला रहे हैं, बंधुत्वता का आयाम नहीं ला रहे हैं आप अपने समाज में, तो समानता और स्वाधीनता कोई मायने नहीं। हुँ, क्योंकि जब आप समानता फिर क्या रहेगी? समानता तो आप जब आप आपके बंधुत्वता वाले रिश्ते ही नहीं हैं, तो समानता आप किससे कर रहे हैं? हुँ, 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 तो वो उस तरह की समानता तो जाति वाली समानता हो गई, एक वर्ग वाली समानता हो गई, एक जिस जिस भी कैटेगरीज़ में हम हिंदुस्तानी लोग अपने-अपने साइलोज़ में बँटे हुए हैं, तो समानता तो है, लेकिन उसी साइलो के अंदर अक्रॉस द कैटेगरीज़ नहीं है। हुँ, तो जिसके ऊपर बाबा साहब ने अम्बेडकर ने इसपे इंडिकेट भी किया है कि इन इंडिया व्हाट वी हैव इज़ अ कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट, नॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। तो ये जो हमारी जो चेतना है, ये सब पे ट्रम्प करती है।
तो विद इन द एक पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर कास्ट आपके पास पूरी बंधुता मिलेगी, आपकी फ्रेंडशिप होगी, आपके फ्रेंडेशन होंगे, ये अक्रॉस नहीं है। तो इट डिफीट्स द पर्पस, इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ इक्वालिटी। हम्म, उसी तरह से अगर आपको लिबर्टी मिली और इक्वालिटी नहीं मिली है, तो जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आजादी का पूरा फायदा उठाएगा और वो भोंपू बजा के वो बोलता रहेगा। हम्म, और जिनके पास एकदम ही कोई रिसोर्स नहीं है, जो कि वंचित समाज के लोग हैं, उनके पास वो आजादी करेंगे क्या? तो हम्म, ये इन तीनों का एक बैलेंस बहुत जरूरी है, इस पे ही बाबा साहब ने बहुत एम्फेसिस किया था कि विदाउट एक भी, अगर हमारा वैल्यू, एक मूल्य, चाहे वो स्वाधीनता हो, चाहे समानता हो, चाहे बंधुत्ता हो, इसमें अगर एक भी हम अगर हाशिए पर रख रहे हैं, उस पर हम वरीयता नहीं दे रहे हैं, उसको हम काम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी दो मूल्यों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तीनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। समता के बिना स्वाधीनता और फ्रेटर्निटी कोई मतलब नहीं, और बंधुता के बिना समता और स्वाधीनता कोई मतलब नहीं। और स्वाधीनता अगर हटा ली जाए तो बाकी दोनों वैल्यू कोई मतलब नहीं। विदाउट लिबर्टी यू कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग विद दैट। हालांकि मजे की बात यह है कि हमारी आज की आधुनिक जो हमारी राजनीति है, इसमें समानता को, स्वाधीनता पे तो हर कोई जोर देता है, लेकिन बंधुत्ता पे आप नहीं देखिएगा कोई इतनी जोर दे रहा हो, हम्म, क्योंकि बंधुत्ता जो है उसका एक दूसरा एक टर्म आ गया है जो कि उसको रिप्लेस ऑलमोस्ट कर चुका है। अब वो है टर्म राष्ट्रवाद। आपको अगर लोगों में एकजुटता लानी है, तो सबसे बढ़िया काम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के भी अलग अलग मायने हैं। एक नेशनलिज्म पीपल स्ट्रगल का नेशनलिज्म होता है, जहाँ पे लोग साथ इकट्ठे होते हैं, एक नई दुनिया का सपना लेके, एक नया समाज का सपना लेके, वो भी एक राष्ट्र का है, वो भी राष्ट्रपति है, नेशनलिज्म। और एक राष्ट्रवाद वो है जिसमें जो सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक आपको एक इमेजिनरी अदर ना हो, कि पहले तो आप एक दुश्मन बनाएंगे, फिर वो इमेजिन दुश्मन के खिलाफ आप एक राष्ट्र बनाएंगे, तो वहां से भी फ्रेटर्निटी मिलती है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है बंधुता का वो तो मिल गया, लेकिन वो बंधुता नेगेटिव बंधुता है, वो स्टेटस को चैलेंज नहीं करती है, समाज में जो सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरियां हैं उसको चैलेंज नहीं करती है, जबकि उसको धकेल के एक ऐसे सवालों पे वो एकता कायम करती है जो सवाल, मतलब वो रियल सवाल नहीं है, वो इमेजिनरी सवाल हैं जो लोगों के इमेजिन्ड फियर्स पे काम करते हैं। तो मेरा मेरा अपना मानना है कि आजकल के आधुनिक पॉलिटिकल जो हमारा माहौल है, उसमें बंधुता का लोग इसलिए इतना जोर नहीं देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक वैल्यू है, फाउंडेशनल वैल्यू है, क्योंकि उसको अगर लाने से फिर बहुत सारे सवाल हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। जाति का जो सवाल है, जो कि जिसके चलते आज आजादी के इतने साल हो गए, लेकिन हम अभी भी, आप यू नो आप देख लीजिए, जितने भी जाति के आधार पे जो हमारे जो क्राइम होते हैं, एट्रोसिटीज होते हैं, जातिगत जितने भी प्रॉपर्टी इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं, ये अभी बरकरार है, तो लोग उसको छूना नहीं चाहते हैं। और लोग एक जो शॉर्टकट जो है लोगों का एक इक्वालिटी अचीव करने का, वो राष्ट्रवादी तरीके से जो लोग अचीव करते हैं। तो दोनों ही पॉलिटिकल है, लेकिन एक एक सेक्युलर एक पॉलिटिकल एक फ्रेमवर्क में आता है। फ्रेटर्निटी इज आप एक लोकतंत्र के आप नागरिक हैं, और आप आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे एक बंधुता के सिद्धांत पर। बंधुता का वो सिद्धांत है जिसमें आप ना सिर्फ एक दूसरे को एक एक होकर एक इक्वल आप लोगों को ट्रीट करेंगे, बल्कि आप उससे आगे बढ़ के उस तरह की नीतियों पर ही बात करेंगे जिससे एकता कायम रहे और सामाजिक विषमताएं दूर हो। तो ये एक अलग फ्रेमवर्क की पॉलिटिक्स है। वहीं यही एक तरह की यूनिटी आप राष्ट्रवाद में, खासतौर से उस तरह का राष्ट्रवाद जिसमें एक इमेजिन्ड अदर हो, वहां भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर एक आप स्टेटस को मेंटेन रहेगा। आपके ऐसे सवाल आएंगे जिन सवालों से लोगों की सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरियों का कोई हल नहीं निकल रहा है। ये है। बहुत ही मुझे लगता है बहुत वो क्रिटिकल और सेंसिटिव लाइन है वो। मैंने कभी ऐसे पहले सोचा नहीं था कि कि नेशनलिज्म जो है वो इट इज़ वेरी क्लोज टू फ्रेटर्निटी एक्चुअली, उसका जो It is पूरा actually. आइडिया है। It is. आई नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट though. But the thing is, there's a negative valency with nationalism. Yeah, yeah. It So, is very, very, very almost like fraternity. yeah. अब आप ये समझिए ना, जो फ्रेटर्निटी का जो आइडिया जो आ रहा है हमारे समय में, उस समय नेशन स्टेट नहीं थे। Hmm. नेशन स्टेट इज अ वेरी लेटर डेवलपमेंट।
जब संप्रभुत्व राज्य बन गए और पासपोर्ट इशू हो गए और हमारी बाउंड्रीज बन गई, सरहदें बन गई, उससे पहले तो ऐसा नहीं था। तो उससे पहले जो भ्रातृत्व का जो कॉन्सेप्ट था, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट था, वो उसमें एक रिलीजियस ओवरटोन भी था और उसमें कम्युनिटी ओवरटोन भी था। तो वो एक ग्लू था। नेशन स्टेट के बाद तो नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म के कई कई आयाम हैं। मतलब नेशनलिज्म को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नेशनलिज्म एज सच इज समथिंग विच इज एसेंशियली डिवाइसिव। तो वो अपने आपस में वो तो लोगों को बांटने के लिए, ऐसा समझदारी बनाने से कोई वो सही नहीं है। डिपेंड करता है हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप तीसरी दुनिया के जितने मुल्क हैं जो कि औपनिवेशिकवाद से पीड़ित थे, उनके अंदर से पूरा जन आंदोलन जो हुआ वो भी राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसके तहत एक नई नई सरकारें अपनी संप्रभुत्व लोगों की अपनी खुद की सरकारें कायम हुई, वो भी राष्ट्रवाद के आंदोलन से ही निकल के आई। तो वो भी एक राष्ट्रवाद है। आजकल जो बात चल रही है वो भी एक राष्ट्रवाद है। तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल आपको राष्ट्रवाद में मिल जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग जो इसका एक ट्विस्ट है वो ये है कि फ्रेटर्निटी में आपको नेशनलिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेटर्निटी इज वे सुपीरियर कॉन्सेप्ट देन अ नेशन। एक देश से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ एक देश की बात नहीं है। हाँ, एक्चुअली जिसको थोड़ा जोड़ते हुए इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है, जो संप्रभुत्व का आइडिया है, उसको हमें साथ साथ समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और पब्लिक कॉन्शियंस के साथ। कि पब्लिक कॉन्शियंस पे हमें काम करना पड़ेगा। वो जो ऐसी कॉन्शियंस जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सेल्फ सेंटर्ड होके ना सोचे, बल्कि किसी के ऊपर भी कुछ बीतता है, कुछ किसी के साथ अन्याय होता है, तो जस्टिस कम्स एट द सेंटर ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी विद पब्लिक कॉन्शियंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। क्योंकि हमारी मोरालिटी सिर्फ मोरालिटी नहीं, अदरवाइज मोरालिटी के अंदर फिर वो धार्मिक ओवरटोन्स हो जाएंगे, जो कि सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हम जब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरल्स हैं वो पब्लिक कॉन्शियंस से निकल के आते हैं। ऐसी हमारी चेतना, जो कि किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है उस पर वो साथ आए, साथ खड़े हो, उसको वो फील कर सके, अनुभव कर सके, न्याय की तरफ बढ़ते हुए कि सबको सबके साथ न्याय होना चाहिए और उसके लिए सब साथ खड़े रहे। जी जी जी, वही। तो वो वैल्यूज उनके साथ ही, ये भी हमारे संविधान का हिस्सा है। तो जैसे इक्वालिटी और लिबर्टी है, समानता और स्वाधीनता है, और साथ में न्याय भी ले लीजिए, आप जस्टिस भी ले लीजिए। इन सब के लिए जो लीगल प्रोसीजर्स हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लीगल आर्टिकल हमें मिल जाता है। इसके लिए समानता के लिए भी और लिबर्टी के लिए भी हमने अपने पुराने एपिसोड्स में भी इसके बारे में बात करी है। लेकिन फ्रेटर्निटी उससे ज्यादा एक फीलिंग है, एक मतलब इट्स एन इंडिविजुअल वैल्यू। तो उसको इंश्योर करने के लिए कोई हमारे पास लीगल वो भी है क्या, फ्रेमवर्क कोई? बेसिकली मतलब लीगल अगर इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर कोई किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार कर रहा है, somebody is discriminating against someone, तो इट्स ऑल्सो अटैक ऑन फ्रेटर्निटी। तो जो भी इसके तहत हमारे पास जो लीगल जो मिले हुए हैं अधिकार, उसके तहत हम इसके कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मेरा जो मानना है कि बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं भी अचीव कर पाए, मतलब तो उसमें फ्रेटर्निटी एक रहेगा वैल्यू। अगेन मेरा वही उसमें कहना रहेगा कि हमारा समाज अभी तक अपने आप को तैयार नहीं है मानने के लिए कि हम कितने गैर बराबर हैं। तो जो हमारे जो फ्रेमर्स थे, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, आई थिंक उन्होंने ये फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ा है कि कैसे आने वाले दिनों की राजनीति फ्रेटर्निटी को आर्टिकुलेट कर पाएगी और इसको लेकर जाएगी लोगों के बीच में, कि जब तक आप एक ट्रू फ्रेटर्निटी आप रियलाइज नहीं करते हैं, एक एक प्रोडक्टिव कंट्री का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर आपको हर समय यही रहेगा कि आप एक दूसरे से अलग ही फील करके चलते रहेंगे, जिसमें हमारे सामाजिक संरचना का एक बहुत बड़ी भूमिका है, जाति उसमें सर्वोपरि है, तब तक आप तो कुछ चीजें हुई हैं संविधान में जिसको लाना, जिस पे डिबेट करना, बहस करना, वो फ्रेटर्निटी की तरफ ही एक बढ़ता कदम था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, पहली कांग्रेस गवर्नमेंट में, ही ब्रॉट दिस बिल, हिंदू कोड बिल फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी।
तो बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म था कि हिंदुओं में ऐसा क्या करना है। तो जिस जिस समाज से वो आए हैं, जिस समाज में उन्होंने देखा है गैर बराबरियां, तो उसी समाज के प्रति उनकी प्राथमिकता थी, जिसके तहत जो पॉलीगैमी का जो पूरा सिस्टम था हिंदुओं में, उसको ऊपर बात करी गई थी कि ये पॉलीगैमी खत्म करनी चाहिए, महिलाओं का शोषण है। तो फिर शादियां जातिगत होती थी, तो उसे कानून बना के हमें करना चाहिए कि जातिगत शादियां हो चाहे ना हो, लेकिन जाति के अलावा कोई शादी करता है जाति को ना मानते हुए, तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। जाति, कास्ट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू मैरी समवन। और औरतों को अपने परिवार की जो संपत्ति है उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे परिवार उनके पति का हो चाहे उनके पिता का हो। और अडॉप्शन में कुछ कुछ नए रेडिकल रूल्स लाए थे, और डिवोर्स का राइट औरतों को मिले, ये सब रूल आए थे, बहुत प्रोग्रेसिव रूल्स थे। बट ऑल हेल ब्रेक लूज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट एंड पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी विद अम्बेडकर थिंग कि आप तो हमारे परिवार तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, ये तो आप हमारे परिवार में ही कानून लेके घुस गए हैं। हालांकि उस समय ये सब पास नहीं हो पाया। अम्बेडकर was very perturbed, he was very very disappointed with the way the government has taken up, and the government has totally succumbed to the political pressure. तो अम्बेडकर ने इस पे इस्तीफा भी दे दिया था। उनका इस्तीफा भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो पूरा लेटर लिखा था उन्होंने। लेकिन ये सारी चीजें जो हिंदू कोड बिल में लेकर वो आए थे, वो बाद में पीसमील तरीके से इम्प्लीमेंट हुई। तो व्हाट डज इंडिकेट कि ये सब चीजें जरूरी हैं एक एक बराबर का समाज बनाने के लिए, और वो चीजें जरूरी हैं एक फ्रेटर्नल सोसाइटी बनाने के लिए। मतलब औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा तो 2005 में दिया गया है, जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, जिसकी बात अम्बेडकर 1951 50s में कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह का जो रिफॉर्मेशन जो है, रिफॉर्मेशन वाया लॉ, ये सब चीजें वो भूमिका बनाने में, वो एक जमीन बनाने में हमें हेल्प करता है, मदद करता है, जिस जमीन के ऊपर हम एक फिटर्नल एक फसल की बुनियाद रख सकते, फसल मतलब एक फिटर्नल एक बिल्डिंग की बुनियाद रख सकते। तो पहले तो हमें उस पे काम करना पड़ेगा। तो ये वो तरीके हैं जिनके तहत, जिसमें आप लीगल जो हमारे एम्पावरमेंट है, राइट्स हैं, उसके थ्रू आप ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिससे फ्रेटर्निटी बने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में अगर हम इंश्योर कर सकें कि किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी का व्यक्ति या औरत अपने आप को कम ना समझे क्योंकि वो हाशी और वंचित समाज से आते हैं। अगर आप ये इंश्योर कर सकेंगे तो आप देखेंगे उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एक बंधुता का माहौल अपने आप बन जाता है। अब होता क्या है कि हमारे बहुत बहुत शिक्षण संस्थानों में तो आरक्षण एक बहुत बड़ा वो मुद्दा बन जाता है। वो अभी भी लोग स्टूडेंट्स, ज्यादातर वो लोग सोचते हैं, जो अपर कास्ट स्टूडेंट सोचता है कि उसके साथ ये अन्याय हुआ है, और हमारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो स्टूडेंट रहते हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स, दे बिलिटल देमसेल्व्स, एंड हाउ कैन यू क्रिएट फ्रेटर्निटी इन सच रिलेशंस? वो साइलोज बन के चलते रहते हैं, वो अपने साइलोज में, अपने साइलोज में। तो हाउ टू, हम कैसे इन साइलोज को ध्वस्त कर सकें, कैसे ये जो हमारे बीच में जो गैर बराबरी की सामाजिक संरचना है वो किसी ना किसी तरह चलती रहती है, जब तक आप उसको नहीं ब्रेक करेंगे, वो कंडीशंस ही नहीं आएंगी, वो क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि नहीं बना पाएंगे हम, जिसके ऊपर हम किसी अच्छे एक बंधुत्व का निर्माण कर सकें। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं फ्रेटर्निटी को। आप सही बोल रही है, उस तरह से कोई लीगल कुछ नहीं है, लेकिन उसमें स्टेट की बड़ी अहम भूमिका है। हमारे जो डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी जो है, वो हमारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियों का निर्माण करे जो कि बराबर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करे। अब वो जैसे जैसे वो स्टेट करेगा, वैसी वैसी हम देखेंगे समाज में जो जो जिस जिन कारणों से आपस में जो भेदभाव रहता है, डिस्क्रिमिनेशन रहता है, वो धीमे धीमे हटेंगे। तब यू विल सी द ग्राउंड कमिंग अप एंड रेडी फॉर द फ्रेटर्निटी टू स्ट्राइक। तो ये मेरा समझदारी ऐसी है। नहीं, आई अग्री विद यू ऑन दैट। ये तो मतलब जो भी ये आपकी बात ठीक है, ये कि लिबर्टी के लिए भी और इक्वालिटी के लिए भी जो भी आर्टिकल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो फ्रेटर्निटी की तरफ ही सब डायरेक्ट होने वाले हैं ग्रेजुअली। जब अगर ये सब चीज़ें जो आर्टिकल्स बने हैं, जो भी लॉज हैं, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, अगर वो सब ठीक से चलता रहे तो वो ग्रेजुअली इट विल लीड अप टू अ प्लेस जहाँ पे
बंधुता होगी और सब ठीक से रहें। लेकिन ये बात भी ध्यान करने वाली है कि सिर्फ हर काम सिर्फ लीगल तरीके से ही डंडा मार के ना करवाना पड़े। जो मॉरल कॉन्शियस कॉन्शियस होती है एक देश की या जी, जी, जी। किसी भी सोसाइटी की, अभी भी इतने साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी भी उस पे काम करने की ज़रूरत है। जो हमें अब लगता है कि बहुत मुश्किल है, अब आप किसी कंसाइंस इतने साल बाद कैसे आप चेंज कर सकते हो और सब है, लेकिन ज़रूरत है और रहेगी मुझे लगता है अभी भी। थैंक यू मुगलिन, अब आज की बात यहीं थैंक यू, खत्म थैंक यू। करते हैं। आपने बहुत सारे सवाल छोड़े, इन पे सोचना चाहिए और सबको मुझे लगता है इस बारे में जितना हो सके उतनी कैपेसिटी में बात करनी चाहिए, ताकि अब ये सॉलिडारिटी है या बंधुता है या भाईचारा है या क्या है, एटलीस्ट अपने दिमाग में हमारे को उसका एसेंस जो है वो क्लियर हो। जी, जी, जी। कोशिश रहेगी आपसे फिर बात हो इस सीरीज में। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मुगलिन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच राधिका। रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप आई मेड सम सेंस। तो अब हिंदी भाषा एब्सोल्युटली। इतनी बात नहीं होती है, थोड़ा-सा मेरी हिंदी थोड़ी वीक है शायद। हुँ, लेकिन थैंक यू। आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग। थैंक यू, सेम हियर मुगलिन। मैं हमारे सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि आज का एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताएं। हमारा एपिसोड हर दूसरे शुक्रवार या शनिवार को आता है, तो आप और अपडेट्स के लिए NFI_India के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।